हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का पहला अध्याय समानता। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएंगे पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आप समझते हैं ना, पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न यानी कि पाठ के जो बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे होते हैं, सबसे पहले हम आपको उनके उत्तर बताते आए हैं। तो इसी क्रम में चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। और यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 6 पर। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 6 देखें। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों, कांता के समानता के बारे में शंका करने के 3 कारण। और हेडिंग डाल दें। उसके बाद लिखे 3 कारणों में नंबर 1, कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। यह एक आर्थिक विषमता का सूचक है। ठीक है। नंबर दूसरा कारण लिखेंगे, उसे अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिलती, जबकि निगमित उद्यम में काम करने वाले लोगों को कई छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है। और तीसरा कारण लिखेंगे, उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, जिसमें उन्हें लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। तो इस प्रकार से बच्चों आप पहले प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर 3 कारण लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शैक्षिक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त पंक्ति में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? पहले ध्यान दें बच्चों, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 8 पर। आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न होगा 8 नंबर पेज पर। और उत्तर लिखेंगे आप, हमारे समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता कायम है। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इसी आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शैक्षिक और सहपाठी ने असमानता का व्यवहार किया। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो हमें निम्न तरह का अनुभव होता। और क्या अनुभव होता? पॉइंट में लिखेंगे, नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पैदा होता। नंबर 2 लिखेंगे, जातीय आधार पर भेदभाव को भी गलत मानते। नंबर 3, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करते। और नंबर 4, हमारे मन में कुंठा और ग्लानि उत्पन्न होती। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये दूसरा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर आप ठीक इसी प्रकार लिखें, इसे याद भी करें। आता है बच्चों तीसरा प्रश्न फिर, आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? देख रहे ना आप। और यह आपका पेज नंबर 8 पर ऐसा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? एक बार ध्यान दें फिर से, ये है आपका तीसरा प्रश्न और ये देखने को मिलेगा पेज नंबर 8 पर। उत्तर लिखेंगे आप, हमारे देश में कई तरह की विविधता है। इन विविधताओं में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख है। इन विविधताओं के कारण देश में कुछ लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता और शिक्षा का अभाव है। यदि हम अंसारी दंपति की जगह होते और हमें रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारे धर्म के कारण हमारे पास नहीं रहना चाहते हैं, तो हम निम्न गतिविधि को करते। और क्या करते आप? नंबर 1 लिखेंगे, अपने पड़ोसी को समझाने का प्रयास करते। नंबर 2, अपने मकान मालिक को उनके अनुकूल रहने का भरोसा दिलाते। और नंबर 3, हम अपने अच्छे विचारों को उनके सामने रखते। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर। ये आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर। और ठीक है, आप इसी प्रकार से इसका उत्तर दें, इसे याद करें। बात करते हैं चौथा प्रश्न आता है बच्चों, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 9।
यानी कि पेज नंबर 9 पर आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न होगा और उत्तर में लिखेंगे, यदि हम अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर निम्न प्रकार से देते। और क्या देते आप उत्तर? नंबर 1, प्रॉपर्टी डीलर को यह बतलाते कि हम अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन मिलने वाले रिश्तेदारों का नाम कैसे बदलेंगे। ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप, नाम बदलने के बाद अपने मजहब के पर्व त्योहार, नमाज पढ़ना और रीति रिवाजों को कैसे छोड़ सकते हैं। तीसरा लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट, नाम बदलने से हमेशा जो मन में डर बना रहेगा कि कहीं मकान मालिक और पड़ोसी को हमारे धर्म के बारे में पता न चल जाए। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। इसे अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में लिखें। पांचवा प्रश्न है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों, पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक के। और उत्तर लिखेंगे आप, भारत में कई आधारों पर लोगों की गरिमा को चोट पहुंचाई जाती है। दिल्ली जैसे शहर में पूर्वांचल से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आने वाले लोगों को बिहारी कहकर संबोधित किया जाता है। यह संबोधन व्यंग का प्रतीक है। यह शब्द बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों के लिए ही संबोधन नहीं किया जाता है, बल्कि दिल्ली में भी किसी व्यक्ति को अपमानित करना होता है तो उसे बिहारी शब्द से संबोधित करके अपमानित करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यह महसूस होता है कि भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि ये अपनी कमी को नहीं देखते बल्कि दूसरे की कमी को देखकर व्यंग करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के पास पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन हम पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप ठीक इस प्रकार से दें और इसे याद करें। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न है यहाँ पर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 11 पर, आप देख सकते हैं अपनी किताब के 11 नंबर पेज पर देखें। ठीक इस प्रकार का एक प्रश्न आपको मिलेगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो आई बात समझ में क्या होता है मध्याह्न भोजन? आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये छठा प्रश्न है आपका और उत्तर इस प्रकार से आप लिखें बच्चों। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर लिखेंगे आप साथ साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 3 लाभ। और क्या लाभ है यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 1, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक तो ये लाभ था बच्चों। दूसरा क्या लाभ था? इस कार्यक्रम के पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में सुधार आया है। और तीसरा लाभ क्या था? मध्याह्न भोजन का तीसरा लाभ बच्चों, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो है ना कई सारे लाभ। तो आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो है इस प्रश्न के उत्तर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है ये भी लिखेंगे और साथ साथ उसके क्या लाभ हैं यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है आपका 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा है, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है या किसके लाभ के लिए बनाई गई है? क्या समझे? प्रश्न में पूछा है कि अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है या किसके लाभ के लिए बनाई गई है? और ये प्रश्न है बच्चों आपका पेज नंबर 11 पर। कहाँ पर देखेंगे? पेज नंबर 11 पर इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा। उत्तर में लिखेंगे, हमारे क्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। यह रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हमारे क्षेत्र और अपने क्षेत्र का नाम। जैसे यहाँ पर हमने दिल्ली लिखा है ना, तो आप अपने स्टेट का नाम, अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र राजस्थान में या हमारे क्षेत्र दिल्ली में या हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से लिखें आप।
तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली ना लिखें, दिल्ली की जगह आप जहाँ के भी हैं उसका नाम लिखें। हमारे क्षेत्र जैसे यहाँ पर लिखा है, दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। यह रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। और बिहार में स्कूल ड्रेस के लिए और साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली में लाडली योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए कुछ रकम दी जाती है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लड़कियों के लिए योजना लागू की है। इन राज्यों के अतिरिक्त भी कई राज्यों में विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। समझ गए ना आप? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और लिखना है आपने सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद बच्चों आगे आते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न, यानी कि आपने जैसे ही पूरा पाठ पढ़ लिया होगा, पाठ के लास्ट में आप देखेंगे कुछ प्रश्न वहाँ पर दिए हुए हैं, उनके उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए पाठ के लास्ट में, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। हेडिंग डाल देंगे बच्चों, हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 2 लिखेंगे आप, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में यहाँ पर जो है उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न है और उसका उत्तर आप हेडिंग डाल के इस प्रकार से दे सकते हैं। बात करते हैं दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके और हेडिंग डाल देंगे बच्चों। इसके बाद लिखेंगे आप नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णता अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर आप हेडिंग डाल के ठीक इसी प्रकार लिखें, इसे अच्छे से समझें, याद करें। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? उत्तर लिखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान था। और क्या लिखेंगे इसके बाद? नंबर 1, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ लगवाया जाता था, यानी झाड़ू लगवाया जाता था भी लिख सकते हैं आप। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर आप ऐसे लिखें। और चौथा प्रश्न आता है बच्चों, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर लिखेंगे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, इससे तात्पर्य है कि, और हेडिंग डाल के लिखें नंबर 1, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक का। ठीक है। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। क्या समझे आप? यहाँ पर जो है पहला पॉइंट लिखेंगे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक का। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान रखा गया है। दूसरा लिखेंगे, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा
और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। देख रहे हैं ना आप, ये चौथा प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप ठीक यहाँ से इस प्रकार लिखें। पांचवा प्रश्न आता है बच्चों, और भारत सरकार ने पांचवें प्रश्न में क्या पूछा है, भारत सरकार ने 1995 यानी कि 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में शामिल या सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। देख रहे हैं ना आप, ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है बच्चों। और यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में आप इस प्रकार का एक चित्र देख सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल कर देखें बच्चों, एक चित्र दिखाई देगा आपको और यहाँ पर जो है आगे लिखा है कि चित्र को देखिए। तो आप इस चित्र को देखेंगे, उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। नंबर एक बात यहाँ पर ध्यान दें, पॉइंट है पहला, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? दूसरा प्रश्न आपके लिए, वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? और तीसरा प्रश्न उठता है, उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर हैं, 3 प्रश्न उठे हैं बच्चों और इनका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, नंबर 1 का आप उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। और दूसरे का उत्तर क्या लिखेंगे, दूसरे का उत्तर लिखेंगे, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। और तीसरे में लिखेंगे आप, उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वह अपने को अक्षम मानने लगता है जिससे उसका आत्मबल कमजोर होगा, उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंच सकती है। आई बात समझ में? तो आप चित्र को देख के इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस चित्र को बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कर दें, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।